बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड सेकंड ईयर फिज़िक्स न्यू बुक 2024 चैप्टर नंबर 21 फिज़िक्स ऑफ सॉलिड्स, इसका पार्ट 21 जो है वो हम करने जा रहे हैं। CRQs कंस्ट्रक्टेड रेस्पॉन्स क्वेश्चन। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना और मुस्कुराते रहना है। पिछली वीडियो अगर नहीं देखी तो ऊपर देखें, आपको लिंक शो हो जाएगा। और अगला पार्ट देखने के लिए इसी स्क्रीन के लास्ट में आपको लिंक शो हो जाएगा। लेकिन प्लेलिस्ट में जाए बगैर मसला हल नहीं होगा आपका। प्लेलिस्ट में कैसे जाएंगे? इसी स्क्रीन के नीचे देखें, राइट हैंड साइड पे आपको जो है आपकी लेफ़्ट हैंड साइड पर आपको लोगो नज़र आएगा। रटना नहीं समझना, उस पर क्लिक करें, आप पेज खुल जाएगा। पेज में देखें प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, प्लेलिस्ट पे क्लिक करें तो सारी प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएंगी। 12 फिज़िक्स की प्लेलिस्ट में चले जाएं, वहाँ पर पिछली सारी वीडियोस चैप्टर नंबर 15, 16, 17, 18, 19 और 20, 21 अभी तक की सारी वीडियोस मौजूद हैं। इसके अलावा 12 केमिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट है। 12 केमिस्ट्री, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री न्यू बुक ऑलरेडी मैं पूरी की पूरी बना के अपलोड कर चुका हूँ। पूरे 13 चैप्टर्स 12 केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। प्लस वहाँ पर एक ग्रैंड टेस्ट भी है लगभग 2 घंटे का, वो अटैम्प्ट कीजिए। वो नॉमेनक्लेचर्स का है, ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर्स का। सारे के सारे नॉमेनक्लेचर्स मैंने एक जगह जमा कर दिए। वो टेस्ट बनाया है मैंने आपके लिए ताकि नॉमेनक्लेचर्स पे आपकी ग्रिप हो। ये सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे आपके लिए जो है वो टॉपिक है, इसलिए सारे नॉमेनक्लेचर्स एक ही टेस्ट के अंदर जमा कर दिए हैं। वो सिर्फ टेस्ट है, अटैम्प्ट करें, बार बार अटैम्प्ट करें, अपने आप को चेक करें। उसी में मैंने सोल्यूशंस भी बताए हैं, ठीक है भाई। और बच्चे कर भी रहे हैं, कमेंट्स में मुझे बताते भी हैं। इसके अलावा 11th केमिस्ट्री कंप्लीट बुक बना के मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, पूरी की पूरी 11th केमिस्ट्री। और मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी अभी चल रही है। इसके अलावा और भी प्ले लिस्ट है, ठीक है भाई। पिछले पार्ट में हमने 2 वर्कड एग्जाम्पल्स को डिस्कस कर लिया, MCQs को डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब जो है CRQs, 9 CRQs हैं, कंस्ट्रक्टेड रेस्पॉन्स क्वेश्चन हैं, उसको देख लेते हैं। CRQs कंस्ट्रक्टेड रेस्पॉन्स क्वेश्चंस। ये शॉर्ट क्वेश्चंस की ही तरह हैं। याद रहे, मैंने पिछली वीडियोस जितनी भी बनाई हैं, हर वीडियो में कॉन्सेप्ट देने के बाद शुरू में, उसके बाद मैंने नोट्स ही बनवाए हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, इसमें आपसे बोल रहा है CRQs में, वाई आर द स्प्रिंग्स मेड ऑफ स्टील एंड नॉट ऑफ कॉपर। क्यों जो है स्प्रिंग्स स्टील के बनाए जाते हैं और कॉपर के नहीं बनाए जाते, इसकी क्या वजह है? तो इसकी वजह लिख लीजिए पहले, बिकॉज, आपको पता है बुलेट्स में मैं जवाबात लिखवाता हूँ, ठीक है। बिकॉज स्टील इज मोर इलास्टिक देन कॉपर, बिकॉज स्टील इज मोर इलास्टिक देन कॉपर। एक वजह भी ये है। मीन्स इसका क्या मतलब हुआ? मीन्स ये कि स्टील, इसका मतलब ये हुआ स्टील कैन स्टोर मोर एनर्जी। स्टील कैन स्टोर मोर एनर्जी। स्टील जो है वो ज़्यादा एनर्जी स्टोर कर सकता है। और इसका एक और मतलब ये निकलता है कि स्टील हैज़ हायर यंग्स मॉड्यूलस, हायर यंग्स मॉड्यूलस देन कॉपर। ये सारी वजूहात हैं, इसीलिए स्प्रिंग बनाते हुए स्प्रिंग को स्टील का बनाया जाता है, ना कि कॉपर का। दूसरा सवाल जो है इसमें आपसे पूछा जा रहा है, द ब्रेकिंग फोर्स फॉर अ वायर इज़ F। एक वायर को ब्रेक करने के लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड है उसको F से यहाँ बताया गया है। व्हाट विल बी द ब्रेकिंग फोर्स फॉर 2 पैरेलल वायर्स ऑफ द सेम साइज़। क्या ब्रेकिंग फोर्स होगी अगर 2 वायर्स हों, सेम साइज़ की हों और पैरेलल हों। ये एक वायर है, ठीक है। दूसरी वायर इसके साथ ही जुड़ी हुई है। पैरेलल का मतलब यहाँ पर अलग अलग नहीं है, ये बात ध्यान में रखिएगा। पैरेलल का मतलब यहाँ पर साथ जोड़ दी है आपने, इसके साथ रखी हुई है, ठीक है। ये 2 वायर्स हो गई जो कि पैरेलल भी हैं।
तो यहाँ पर इसकी वजह ये है, आपसे उसने क्या पूछा, ये दो पैरेलल वायर्स हो गई कि एक वायर जो है उसकी ब्रेकिंग फोर्स F है, तो ऐसी ही दो पैरेलल वायर्स होंगी तो उनकी ब्रेकिंग फोर्स क्या होगी, उसने ब्रेकिंग फोर्स का ही आपसे पूछा है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस, क्योंकि ब्रेकिंग फोर्स is directly proportional to the cross sectional area, इसका मतलब ये है कि जितना बड़ा क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा उतनी ही ज़्यादा ब्रेकिंग फोर्स होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ब्रेकिंग फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, पहले क्रॉस सेक्शनल एरिया इतना था, अकेली वायर थी, अब दो वायर्स आपने पैरेलल कर दी हैं, तो ये देखें अब जो है ये क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ गया है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ब्रेकिंग फोर्स के, तो ब्रेकिंग फोर्स ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। हैंस लिहाजा टू वायर्स विच आर आइडेंटिकल, हैंस लिहाजा टू आइडेंटिकल पैरेलल वायर्स have double cross sectional area, hence लिहाजा डबल ब्रेकिंग फोर्स, ठीक है भाई। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछ रहा है डिस्टिंग्विश बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। फ़र्क बताइए इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर। तो नोट कर लीजिए, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए SC मैंने इस्तेमाल किया है, ठीक है, आप पूरा वर्ड इस्तेमाल कीजिएगा। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आर प्योर while extrinsic semiconductors are doped, means added with impurities, ठीक है ना। कंस्ट्रक्टिव रेस्पॉन्स क्वेश्चन है, ज़्यादा तफसीलात इसमें नहीं देनी। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो प्योर होते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो प्योर नहीं होते, बल्कि उनमें आपने कुछ इम्प्योरिटीज़ ऐड की हुई होती हैं और इस प्रोसेस को हम डॉप कहते हैं। तो ये डॉप्ड होते हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, डॉप्ड होते हैं, मतलब उसमें डॉपिंग हुई हुई होती है, मतलब उसमें एडिशन ऑफ इम्प्योरिटीज़ हुई हुई होती है, ठीक है। ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। इसमें कह रहा है वायर इज़ रिप्लेस्ड बाय अनदर वायर ऑफ सेम लेंथ एंड मटेरियल। एक वायर है जिसको आप रिप्लेस कर देते हैं एक दूसरी वायर से, लेकिन इस दूसरी वायर की भी वही लेंथ है, वही मटेरियल है जो कि पहली वायर का है, बट ऑफ ट्वाइस द डायमीटर। लेकिन बस आपने उसका डायमीटर जो है वो ट्वाइस कर दिया है, दुगना कर दिया है, डबल कर दिया है। पहले तो इस चीज़ को आप देखिए, आप और कुछ भी नहीं कर रहे, ठीक है, ना तो उसकी लेंथ वगैरह बढ़ा रहे हैं, दोनों वायर्स सेम ही हैं, सेम मटेरियल की बनी हुई हैं, सेम है, ठीक है। ये पहली वायर है और ये दूसरी वायर है, लेकिन ये दूसरी वायर जो है इसका डायमीटर जो है वो दुगना है, देखें इससे ट्वाइस है, बस इतना फ़र्क है।
बाकी ना साइज़ में फ़र्क है ना मटेरियल में फ़र्क है इन दोनों वायर्स की कोई, सिर्फ ये डायमीटर जो है ये ट्वाइस है, दुगना है। ठीक है, तो आगे बोल रहा है बट ऑफ ट्वाइस द डायमीटर व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द, अब क्या फ़र्क पड़ेगा, ये वो आपसे सवाल पूछ रहा है, लेकिन फ़र्क पूछ रहा है दो चीज़ों के ऊपर। ए में बोल रहा है अगर आप इस वायर के ऊपर लोड रखते हैं, वज़न लगाते हैं या फोर्स रखते हैं, मतलब स्ट्रेस लगाते हैं, आसान लफ्ज़ों में यहाँ पर लोड का मतलब यही है कि आप फोर्स लगा रहे हैं, आप स्ट्रेस लगा रहे हैं, तो आप वायर पर स्ट्रेस लगाते हैं या लोड लगाते हैं या उस पर लोड रखते हैं, वज़न रखते हैं, तो वायर जो है वो इंक्रीज़ होगी और इसकी इंक्रीज़ होने पर इसकी लेंथ पर क्या असर पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जवाब नोट कर लीजिए। और दूसरा सवाल भी इसने पूछा है, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1। ठीक है, इंक्रीज ऑन लेंथ, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, इंक्रीज इन इट्स लेंथ, इंक्रीज इन इट्स लेंथ, इंक्रीज इन इट्स लेंथ, कि अब जो ये दूसरी वायर है जिसका आपने डायमीटर सिर्फ दुगना किया है, ट्वाइस किया है, तो आप जो है क्या करेंगे, अंडर अ गिवन लोड, अंडर अ गिवन लोड, मतलब लोड जो है वो सेम है, इस वायर के ऊपर जितना आपने लोड लगाया है इस वायर के ऊपर भी उतना ही लोड देंगे, तो लेंथ में कितना इंक्रीज आएगा इस वायर में जिसका आपने डायमीटर दुगना कर दिया है। तो इसका जवाब लिख लीजिए, आंसर द इंक्रीज इन द लेंथ विल बी, the increase in the length will be 1/4 of the original length, 1/4 of the original length। तो 1/4 जो है ओरिजिनल लेंथ में इजाफा हो जाएगा, फ़र्क पड़ेगा। अब जबकि आप उसी सेम वायर जैसी दूसरी एक वायर का सिर्फ डायमीटर डबल कर देंगे। 1/4 का क्या मतलब है, जितनी इसकी लेंथ है, दूसरी वाली वायर जिसका डायमीटर आपने ट्वाइस किया है, जितनी इसकी लेंथ है ओरिजिनल लेंथ, इसके 4 हिस्से आप कर दीजिए, तो ये एक हिस्सा जो है ये कहलाएगा 1/4, यानी कि 1/4, तो इतना ही इसमें इजाफा और हो जाएगा। ठीक है भाई, क्योंकि यहाँ पर वैल्यूज़ हमारे पास नहीं हैं कि एग्जैक्ट आपको ये भी बताया जा सके कि कितना है, कितना इजाफा हुआ है, कितना मीटर हुआ है, कितना सेंटीमीटर, इसलिए यहाँ तो सिर्फ आप ये आर्बिट्ररी वैल्यूज़ ही सिर्फ लेंगे। दूसरा क्वेश्चन जो है, ये बात आपको पता है कि स्ट्रेस जब आप लगाते हैं तो स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है, आप फोर्स लगाते हैं, आप लोड लगाते हैं तो वो बॉडी डिफॉर्म होती है, वो डी शेप होती है, उसकी लंबाई में इजाफा होता है, ये सारे मामलात होते हैं। तो कितना होगा, आप फोर्स लगाते रहेंगे, आप लोड बढ़ाते रहेंगे, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि आखिरकार वो टूट जाएगा, वो ऑब्जेक्ट टूट जाएगा, वो वायर टूट जाएगी। ठीक है, जितना उसने लंबा होना है उतना वो लंबा हो जाएगी, और फाइनली फिर भी आप फोर्स लगाते रहेंगे तो एक वक्त आएगा वो टूट जाएगी। तो मैक्सिमम लोड जो है वो कितना बर्दाश्त कर सकती है, मैक्सिमम लोड विच इट कैन बियर, मैक्सिमम लोड विच इट कैन बियर, ये दूसरा सवाल, मैक्सिमम लोड विच इट कैन बियर। दूसरी वायर की बात हो रही है जिसका डायमीटर आपने डबल कर दिया। मैक्सिमम लोड विल बी
4 times the original load. Maximum load will be 4 times the original load. तो पहले जितना वो नॉर्मली लोड बर्दाश्त कर रही थी उससे 4 गुना ज़्यादा जो है वो लोड बर्दाश्त कर लेगी। ठीक है भाई, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछ रहा है सैंड डज नॉट पजेस एनी डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। जो रेत है, जो सैंड है, उसका ना तो डेफिनेट शेप है और ना ही उसकी डेफिनेट वॉल्यूम है। स्टिल इट इज़ सॉलिड लेकिन अभी भी सैंड जो है वो सॉलिड ही कंसीडर की जाती है। गिव रीज़न दीजिए। तो रीज़न नोट कर लीजिए, क्या वजह है कि सैंड जो है बाज़ाहिर हमें ऐसा दिखता है कि भाई उसका तो कोई डेफिनेट शेप ही नहीं है और ना डेफिनेट वॉल्यूम है। किसी चीज़ के सॉलिड होने के पीछे ये 2 शर्तें होती हैं। असल में किसी ऑब्जेक्ट को हम सॉलिड कब कहते हैं? जब उसकी डेफिनेट शेप होती है और डेफिनेट वॉल्यूम होता है। तो सैंड जो है, रेत जो है, वो सॉलिड है लेकिन उसकी ना तो कोई डेफिनेट शेप है ना डेफिनेट वॉल्यूम है। इसका रीज़न बताइए कि भाई ऐसा क्यों है, क्यों आप सैंड को जो है, रेत को जो है अब भी सॉलिड मानने पे तैयार हैं, जबकि हम हाथ में उठाते हैं फिसल जाती है लाइक दिस। तो इसका जवाब ये है कि आप उसके ज़र्रात को देखें, इंडिविजुअल पार्टिकल्स को देखें, पूरी सैंड को मत देखें, उसका एक ज़र्रा आप उठाएं। ठीक है, तो यहाँ पर यही इसका रीज़न दिया जा रहा है। ईच इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ सैंड, ईच इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ सैंड, रेत का हर एक ज़र्रा जो है, आप उसको अलग से अगर देखें, कैन मेंटेन इट्स ओन फिक्स्ड शेप, कैन मेंटेन इट्स ओन फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। आप पूरी रेत को ना देखें बल्कि आप सिर्फ जो है ये देखें कि उसके इंडिविजुअल पार्टिकल को देखें। उसका इंडिविजुअल पार्टिकल, उसका जो एक ज़र्रा है रेत का, उसकी फ़िक्स्ड शेप भी है और फिक्स्ड वॉल्यूम भी है। ठीक है, दूसरा ये वजह होती है कि रेत जो है वो फ़्लो भी करती है, फ़्लो जैसा करती है, सो कॉल्ड फ़्लो भी होता है। सो कॉल्ड का मतलब होता है बराए नाम, एक्चुअली लिक्विड तो नहीं है जिस तरह लिक्विड फ़्लो करता है। तो सो कॉल्ड फ़्लो जो है वो भी हमें रेत में नज़र आता है, सैंड में नज़र आता है। तो इसके पीछे क्या वजह होती है? पार्टिकल्स जो होते हैं, पार्टिकल्स मूव पास्ट ईच अदर, एक दूसरे के पीछे पार्टिकल्स भाग रहे होते हैं। मूव पास्ट ईच अदर एंड डू नॉट चेंज शेप एज लिक्विड पार्टिकल्स। लिक्विड पार्टिकल्स जो हैं, लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी शेप में भी चेंज होती है। जब लिक्विड के पार्टिकल्स एक दूसरे पे रोल ओवर होते हैं, फिसलते हैं, ठीक है, तो उनकी शेप भी चेंज हो रही होती है लिक्विड के पार्टिकल्स की। लेकिन सॉलिड के पार्टिकल्स, ये जो रेत है इस तरह से, ये इनकी इंडिविजुअल शेप नहीं चेंज हो रही होती ना, ये बल्कि ये एक दूसरे के पीछे हरकत कर रहे होते हैं। ठीक है, तो सो कॉल्ड फ्लो जो है हमें इसके अंदर नज़र आता है। छठा पॉइंट जो है इसके अंदर आपसे पूछा गया है, इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ। इसके ऊपर भी कंप्लीट वीडियो, इन सारे टॉपिक्स के ऊपर मैं वीडियोस बना चुका हूँ और नोट्स भी मैंने बनवा दिए हैं। तो इस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे ना, तो इस क्वेश्चन की वीडियो आप देखें, इसके अंदर मैंने इसका तफसील से जवाब दिया हुआ है कि वो जो ग्राफ है, एक आपने देखी होगी उसकी पिक्चर, वो ब्लू और येलो कलर का ग्राफ है, इस तरह का ब्लू और येलो कलर का जो है वो ग्राफ है। याद आया? ये आधा ब्लू है, आधा ये इलास्टिक रीजन कहलाता है, आधा जो है वो प्लास्टिक रीजन कहलाता है। ये सब मैंने तफसील से वीडियो में बताई है बात।
तो इसी के बाद ये स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ कहलाता है। तो बोल रहा है इसकी अहमियत क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये बताएं। तो इसकी इम्पोर्टेंस है कि ये आपको इससे इन्फॉर्मेशन मिलती है स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ से। स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ जो है, इससे आपको क्या मिलती है, इन्फॉर्मेशन मिलती है। इन्फॉर्मेशन मिलती है, किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिलती है, इससे आपको जो है वो प्रोपोर्शनल लिमिट यानी कि आपको जो है वो यंग्स मॉड्यूलस या इसका एक और नाम है, इसको हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट भी कहते हैं, इसके बारे में मालूमात मिलती है। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो यंग्स मॉड्यूलस आपको पता चलता है स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ से, यानी कि आपको प्रोपोर्शनल लिमिट आपको पता चलता है या प्रोपोर्शनैलिटी आपको पता चलता है। ठीक है भाई। और ये वीडियो में मैंने बात सबसे ज़्यादा जिस पे एम्फसाइज़ किया है तो वो मैंने इसी मॉड्यूलस पे किया है, चाहे यंग्स मॉड्यूलस हो, चाहे जो है हमारे पास शीयर मॉड्यूलस हो, बल्क मॉड्यूलस हो, इलास्टिक मॉड्यूलस हो। यही वो मेन चीज़ होती है ऑब्जेक्ट्स के हवाले से। ठीक है। और इसको तो अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इसको एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ, इस पर नोट्स भी लिखवा चुका हूँ सारे के सारे। तो एक तो इन्फॉर्मेशन आपको ये मिलती है, दूसरी इन्फॉर्मेशन जो आपको मिलती है वो इलास्टिक पॉइंट की मिलती है। इलास्टिक पॉइंट जो है इसकी इन्फॉर्मेशन आपको देता है ये। तीसरी इन्फॉर्मेशन जो आपको मिलती है वो यील्ड पॉइंट, इसके हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। ठीक है। इनकी इन्फॉर्मेशन, ये इलास्टिक पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑन ग्राफ के ऊपर ये वो पॉइंट है, इलास्टिक पॉइंट, अप टू विच डिफॉर्मेशन रिकवर्ड, अप टू विच, जहाँ तक डिफॉर्मेशन रिकवर्ड ऑन रिमूविंग फोर्स, यानी कि आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं वो स्ट्रेच हो जाता है। ठीक है। और जब आप फोर्स को रिमूव करते हैं दोबारा वो अपनी पुरानी पोजीशन में चला जाता है। तो ये वो पॉइंट है इलास्टिक पॉइंट जो आपको ये बताता है कि यहाँ तक अगर वैल्यूज़ आपको ये ग्राफ बता रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में, तो इसका मतलब ये होगा कि इस पर आप फोर्स लगाएंगे, ये स्ट्रेच होगा, डिफॉर्म होगा, इसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, और जैसे ही आप फोर्स को रिमूव करेंगे दोबारा अपनी असली हालत में आ जाएगा। लेकिन इसकी रेंज है, अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लगाएंगे तो ऐसा पॉइंट भी आएगा जिस पे दोबारा वो अपनी पुरानी पोजीशन पर नहीं जाएगा बल्कि वहीं पर रुक जाएगा। हाँ, अब दोबारा फोर्स रिमूव करने पर वो ऑब्जेक्ट दोबारा अपनी पुरानी पोजीशन पर नहीं जाएगा, यहीं पर रुक जाएगा। ठीक है। तो ये इलास्टिक पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ से ऑब्जेक्ट दोबारा अपनी पुरानी पोजीशन पे चला जाता है। पॉइंट ऑन ग्राफ अप टू विच डिफॉर्मेशन रिकवर्ड, तो जितना डिफॉर्म किया गया था वो सब रिकवर्ड हो जाएगा ऑन रिमूविंग फोर्स को रिमूव करने पे। यील्ड पॉइंट शोज ये जो पॉइंट है आपको क्या बताता है, शोज स्टार्ट ऑफ परमानेंट डिफॉर्मेशन कि अगर इस पॉइंट से आगे, यील्ड पॉइंट क्या है, ये वो पॉइंट है जिससे आगे परमानेंट डिफॉर्मेशन शुरू हो जाती है। मतलब इस पॉइंट से आगे अगर आप स्ट्रेस लगाना आपने जारी रखा तो फिर क्या होगा, उसके बाद बॉडी रिकवर नहीं होगी। अब जितना भी वो डिफॉर्म होगी बॉडी, जितना भी उसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा वो परमानेंट हो जाएगा, आप भले फोर्स रिमूव कर दें। शोज स्टार्ट ऑफ परमानेंट डिफॉर्मेशन इवन आफ्टर रिमूविंग स्ट्रेस, इवन आफ्टर रिमूविंग स्ट्रेस,
हत्ता कि आप स्ट्रेस को रिमूव भी कर दें, आप फोर्स को रिमूव भी कर दें, फोर्स मज़ीद लगाना बंद भी कर दें, लेकिन अब भी वो ऑब्जेक्ट दोबारा अपनी पुरानी पोजीशन पर नहीं जाएगा। ये डिफॉर्मेशन परमानेंट हो गई। ठीक है, तो ये यील्ड पॉइंट आपको ये बताता है। और इन्फॉर्मेशन आपको जो मिलती है स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ से, वो मिलती है अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट। अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट, अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट, ये भी क्या है, पॉइंट है ग्राफ के ऊपर ही, जो कि आपको क्या बताता है, shows maximum stress a body can bear, shows maximum stress a body can bear। ठीक है, और पांचवा पॉइंट जो है वो कहलाता है फ्रैक्चर या ब्रेकिंग पॉइंट। फ्रैक्चर या ब्रेकिंग पॉइंट, फ्रैक्चर या ब्रेकिंग पॉइंट। आपको पता है आप फोर्स लगा रहे हैं, एक हद वो आ रही है जिस पे आप फोर्स रिमूव कर रहे हैं, दोबारा बॉडी अपनी पुरानी पोजीशन पर आ रही है। ठीक है, एक पॉइंट वो है आप फोर्स लगाते चले जा रहे हैं, बॉडी उस पोजीशन पे जा रही है कि अब पुरानी पोजीशन पर नहीं आएगी, डिफॉर्मेशन हो गई। एक पॉइंट वो है जहाँ तक जो है आपको ये पता लगता है कि किस हद तक वो स्ट्रेस बर्दाश्त कर सकती है, वो हमारे पास ये अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट आ जाता है। किस हद तक बर्दाश्त कर सकती है स्ट्रेस वो बॉडी, आप उस पर फोर्स लगा रहे हैं, आप उसको खींच रहे हैं। ठीक है, और चौथा पॉइंट हमारे पास, पांचवा पॉइंट फिर ऐसा पॉइंट आ जाता है कि अब इसके बाद वो ऑब्जेक्ट अगर आपने मज़ीद स्ट्रेस लगाया तो अब वो टूट जाएगा अब वो टूट जाएगा, वो उसका एंड पॉइंट है। तो ये फ्रैक्चर या ब्रेकिंग पॉइंट होता है, फेल्यूर ऑफ मटीरियल। यहाँ पर हमें मटेरियल के फेल्यूर का पता लगता है, फेल्यूर ऑफ मटेरियल, टूट गया ना अब मटेरियल, तो ये पॉइंट हमें बताता है मटेरियल के फेल्यूर का, फेल्यूर ऑफ मटेरियल। सातवां सवाल जो है इसमें बोल रहा है वाई लिक्विड्स डोंट पजेस रिजिडिटी। रिजिडिटी का मतलब होता है सख्ती। लिक्विड्स जो हैं वो सख्त क्यों नहीं होते एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स। सॉलिड्स जो हैं वो सख्त होते हैं, लेकिन लिक्विड्स जो है वो सख्त क्यों नहीं होते, वाई। तो इसका जवाब नोट कर लीजिए इसका जवाब नोट कर लीजिए, बिकॉज molecules loosely packed, because molecules are loosely packed। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं लिक्विड्स के वो लूजली पैक्ड होते हैं, वो टाइटली पैक्ड नहीं होते। ये पोजीशन होती है मॉलिक्यूल्स की, ये पोजीशन नहीं होती। ये मॉलिक्यूल्स की पोजीशन जो पैक्ड आपको नज़र आ रहे हैं ये सॉलिड्स की होती है, ये लिक्विड्स की, ये देखें स्पेस है बीच में, इनके स्पेस है। बिकॉज मॉलिक्यूल्स आर लूजली पैक्ड means there are large spaces, hence लिहाजा मूव फ्रीली, आज़ादी के साथ ये हरकत करते हैं, मूव फ्रीली, एंड कैन चेंज शेप, ठीक है भाई। आठवां क्वेश्चन जो है, गिव एप्लीकेशंस ऑफ क्यूरी पॉइंट। क्यूरी पॉइंट जो है या क्यूरी टेम्परेचर जो है, इसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है, कहाँ कहाँ यूज़ किया जा रहा है। एप्लीकेशंस ऑफ क्यूरी पॉइंट, एप्लीकेशंस यानी कि कहाँ हम आम जिंदगी में क्यूरी पॉइंट या क्यूरी टेम्परेचर से हम क्या क्या फ़ायदे उठा रहे हैं। तो नोट कर लीजिए, एप्लीकेशंस ऑफ क्यूरी पॉइंट या क्यूरी टेम्परेचर। एप्लीकेशंस कौन कौन सी हैं, पैलियोमैग्नेटिज्म,
मैग्नेटिज्म, पैलियोमैग्नेटिज्म क्या है? मतलब हमारी जो अर्थ है जिसके हम ऊपर मौजूद हैं, इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको मेजर करना, मेजरमेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। ठीक है, क्यूरी पॉइंट या क्यूरी टेम्परेचर से आप पैलियोमैग्नेटिज्म जो है इस पर वर्कआउट करते हैं। आपके कंप्यूटर्स में जो हार्ड डिस्क लगी हुई हैं, ठीक है, इसको कहा जाता है, वो किस लिए इस्तेमाल होती हैं? स्टोरेज के लिए। और वो हार्ड डिस्क जो हैं वो मैग्नेटिक होती हैं। कलेक्टिवली ऐसी सारी चीज़ों को कहा जाता है मैग्नेटिक डेटा स्टोरेज। मैग्नेटिक डेटा स्टोरेज, जिसमें आपके पास क्या आ जाता है? मैग्नेटिक स्टोरेज डेटा के अंदर आपकी हार्ड डिस्क वगैरह आ जाती हैं। ठीक है, हार्ड डिस्क वगैरह आ जाती हैं। तो क्यूरी टेम्परेचर से ऊपर अगर टेम्परेचर चला गया आपकी हार्ड डिस्क का या किसी भी किस्म की मैग्नेटिक डेटा स्टोरेज है, तो इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आपकी हार्ड डिस्क की या मैग्नेटिक डेटा स्टोरेज कोई दूसरा हो, यूएसबी हो उसका, तो क्या होगा कि सारा डेटा आपका लॉस हो जाएगा, सारा डेटा आपका उड़ जाएगा। क्योंकि आपकी हार्ड डिस्क में आपका डेटा स्टोर जो हो रहा है उसके पीछे बुनियादी वजह उस डिस्क की, उस हार्ड डिस्क की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं। और अगर क्यूरी पॉइंट इतना टेम्परेचर हो जाता है आपके रूम का या किसी भी जगह का, इतना हाई टेम्परेचर हो जाता है, तो उस हाई टेम्परेचर की वजह से क्यूरी पॉइंट, क्यूरी टेम्परेचर क्रॉस हो जाएगा और अल्टीमेटली आपकी हार्ड डिस्क मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ खो देगी। इसका रिज़ल्ट उसमें जितना डेटा होगा वो भी सारा का सारा लॉस हो जाएगा। तीसरा एप्लीकेशन जो है हमारे पास क्यूरी पॉइंट की, वो है टेम्परेचर सेंसिंग। टेम्परेचर सेंसिंग, टेम्परेचर, क्यूरी पॉइंट बेसिकली मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ से रिलेट करता है, लेकिन आप देखें जब हम क्यूरी पॉइंट यानी कि इस क्यूरी टेम्परेचर की मदद से मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को जज करते हैं, तो इसका उल्टा भी कर सकते हैं कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की मदद से टेम्परेचर को सेंस कर सकते हैं। तो टेम्परेचर सेंसिंग में भी जो है वो क्यूरी पॉइंट इस्तेमाल किया जाता है। मटेरियल कैरेक्टराइजेशन, मटेरियल कैरेक्टराइजेशन, हमारे पास मटेरियल्स बहुत सारे होते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल्स भी होते हैं, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स भी होते हैं। मटेरियल्स खुद थोड़ी ना बताएंगे आपको कि हम मैग्नेटिक हैं या हम नॉन मैग्नेटिक हैं। तो क्यूरी टेम्परेचर या क्यूरी पॉइंट की मदद से भी हम जो है चीज़ों को चेक कर सकते हैं कि इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की हद कितनी है। क्या ये बहुत अच्छा मैग्नेटिक मटेरियल है कि हम इससे मैग्नेट बना सकें, या कम दर्जे का है या कम दर्जे का है। इसलिए उसको टेस्ट किया जाता है किसकी मदद से? इसी क्यूरी टेम्परेचर की वजह से या क्यूरी पॉइंट की मदद से। ठीक है भाई, 8वां सवाल जो पूछा गया गिव, बल्कि हो गया 8वां सवाल। 9वां सवाल जो पूछा गया है, वाई आर एमोर्फस मटेरियल्स, व्हाट आर एमोर्फस मटेरियल्स, एमोर्फस मटेरियल्स क्या होते हैं, एंड व्हाट आर देयर यूजेस, और इनके यूजेस क्या क्या हैं ये भी बता दें। क्वेश्चन नंबर 9, पहले एमोर्फस मटेरियल्स देख लें। इसके बारे में पूछा है कि ये एमोर्फस मटेरियल्स होते क्या हैं। एमोर्फस मटेरियल्स, मटेरियल्स लेक आर डिफाइंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर, लेक आर डिफाइंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर, यानी कि ऐसे मटेरियल्स जिनके अंदर कोई डिफाइंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर नहीं होता। एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? गिलास, शीशा है, ठीक है, प्लास्टिक्स हैं, रबर है, प्लास्टिक्स है, रबर है, एमोर्फस सिलिकॉन है, एमोर्फस सिलिकॉन है, मेटेलिक ग्लासेस हैं, एट्सेट्रा, मेटेलिक ग्लास है, एट्सेट्रा। ये वो सारी चीज़ें हैं जो एमोर्फस मटेरियल्स कहलाती हैं, इनकी एग्जाम्पल्स हैं। और इन सारी चीज़ों के अंदर कोई भी
डिफाइंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर नहीं होता इनके पार्टिकल्स के दरमियान। ठीक है भाई, इसके यूजेस उसने बोला है, तो यूजेस नोट कर लीजिए। ऑप्टिकल एप्लीकेशंस, ऑप्टिकल एप्लीकेशंस, शीशा बन रहा है तो चश्मा भी बनेगा, शीशा बन रहा है तो फिर आपकी माइक्रोस्कोप के अंदर जो लेंस लगा हुआ है वो भी बनेगा। तो सोचिए इस शीशे से क्या इस्तेमाल हो रहा है, सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स शीशे से ही तो बन रहे हैं, और शीशा एमरफस है, तो एक ऑप्टिकल एप्लीकेशन इसकी हो गई। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर सिलिकॉन चिप लगती है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल में इसका इस्तेमाल किया जाता है एमरफस। पैकेजिंग में इस्तेमाल किया जाता है। मैकेनिकल एप्लीकेशंस, मैकेनिकल एप्लीकेशंस एटसेट्रा, और भी दुनिया जहान के यूजेस हैं। ठीक है भाई, ये हो गया। अब हमारे पास जो रह गया है वो रह गया है इसके ERQs, और ERQs कितने हैं, 9 के लगभग हैं। ठीक है भाई, लेकिन ये ERQs के अंदर जितनी डिटेल्ड जवाबात हमें देने हैं, ये मैं आपको पहले ही बता दूं, ये डिटेल्ड जवाबात लगभग मुझे अंदाज़ा है ना, तो इसीलिए बता रहा हूँ आपको। वो मैं बड़ी बड़ी वीडियोस इसीलिए बनी है भाई कि उसके अंदर मैंने नोट्स भी लिखवाएं। तो इन सवाल मैं आपको सिर्फ सवालात समझाऊंगा और 2-4 कोई मेन पॉइंट्स बताऊंगा। ऑब्वियस सी बात है, लॉन्ग क्वेश्चन है तो यहाँ पर तो मैं लिखवा नहीं सकता। पूरी डिटेल तो इनकी कहाँ मौजूद है, वीडियोज़ में ही मौजूद है, वो आप देखिए, वहाँ पर मैंने डिटेल्ड आंसर सारे के सारे नोट्स बाकायदा बनवाए हैं। ठीक है भाई, तो अगला पार्ट जो है हमारा ERQs का होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।